हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास आपका है 12th क्लास आपका है 12th सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट यानी खेल योजनाओं का प्रबंध, खेल योजनाओं का प्रबंध, ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, इस यूनिट को हम पढ़ेंगे, इसके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई ने जो भी इंक्लूड किया है नया टॉपिक वो भी हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। अगर आज तक आपने ये पहला यूनिट नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो देखना चाहिए लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक्स की तरफ। फंक्शंस पहला टॉपिक है इसमें, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा जो टॉपिक है इसमें वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विभिन्न प्रकार की समितियाँ और उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके कर्तव्य, उनकी ड्यूटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, ये है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तीसरा जो टॉपिक है इसमें है फिक्सचर्स, ड्रॉ फिक्सचर्स बनाने हैं आपको, जैसे नॉकआउट के, लीग के, इट्स प्रोसीजर, इसका क्या प्रोसीजर है, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, बाई, सीडिंग, लीग, स्टेयरकेस मेथड, साइकिलिंग मेथड, साइकिल मेथड, ये सारे आपको पढ़ने हैं। चौथा टॉपिक है इसमें इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल, इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, इसका महत्व भी पढ़ना है हमको। लास्ट में आपको पढ़ना है यानी पांचवा टॉपिक इसमें है कम्युनिटी स्पोर्ट्स। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में आपका पर्पस पढ़ना है और बेनिफिट पढ़ना है। ये 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, देख सकते हैं आप। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आप टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। पहले टॉपिक जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होगी, और मैं स्पोर्ट मैनेजमेंट जो वर्ड है में पहला जो मैनेजमेंट वर्ड है, देखिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी। स्पोर्ट्स का मतलब होगा फिजिकल एक्टिविटी। आपसे पूछा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 2 वर्ड देखा जाए तो 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, और फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, मेंटल और मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। यानी स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटी होती है उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हम स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट का मीनिंग लिखा है, मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट इज़ ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड से आया है ये। यानी मैनेजमेंट कहाँ से आया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच वर्ड मैनेजर, मैनेजर वर्ड से ये बना है। यानी कि जो मैनेजमेंट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड मैनेजर से आया है, और जिसका मतलब होता है टू यूज़ थिंग केयरफुली, जिसका मीनिंग हुआ चीज़ों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना, चीज़ों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना, टू यूज़ थिंग केयरफुली। आपसे पूछता है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब आप बताइएगा कि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनेजर, मैनेजर से आया है, और जिसका मतलब होता है टू यूज़ थिंग केयरफुली। तो ये तो मतलब आपको मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या है, देखिए स्पोर्ट मैनेजमेंट एक तरीके का बिजनेस है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट मैनेजमेंट इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस। ये व्यवसाय के क्षेत्र में है, कमाई करने के क्षेत्र में। खेलों में जो खिलाड़ी हैं वो खेलते भी हैं और कमाई भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी खेलते भी हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस भी डेवलप कर लेते हैं। तो ये स्पोर्ट मैनेजमेंट उस तरीके की फील्ड की बात कर रहा है। स्पोर्ट मैनेजमेंट इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट फोकस ऑन द कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट, जो कि फोकस किस पे करता है, प्रतियोगिताओं को कराने में। मेन फोकस इसका क्या है, प्रतियोगिताएं होंगी, किसी प्रकार का टूर्नामेंट होगा, इसके लिए उसको क्या 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 चीज़ें करनी पड़ेंगी, कौन से फेसेस उसको ध्यान पे रखने होंगे। देखिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइज करना है ना, ऑर्गेनाइज करना है, यानी किस तरीके से उसको आयोजित करना है। फिर देखिए नेक्स्ट है स्टाफिंग, यानी स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कैपेबल हों, अच्छे हों, जो अपनी जिम्मेदारी संभाल सकें। और इसके बाद देखिए डायरेक्टिंग, निर्देशन करने वाला भी हो, उनको बता सके, डायरेक्ट कर सके। और लास्ट में है कंट्रोलिंग, उनको कंट्रोल भी कर सके, उनकी दक्षता, उनका कार्य के अकॉर्डिंग, उनके वर्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकें।
तो ये देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपसे पूछेगा स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या है? स्पोर्ट मैनेजमेंट इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस। ये बताइएगा स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या है? फील्ड ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के क्षेत्र में है, जिसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस क्या है? प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज करना, प्रतियोगिताओं को, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना। और इसमें कौन कौन से फेसेस आते हैं, कौन कौन से चरण आते हैं? तो इसमें प्लानिंग आता है, 5 चरण हैं, याद रखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 चरण हैं। तो हम पहले चरण की बात कर लेते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग इज़ प्री वर्क। प्लानिंग इज़ प्री वर्क। प्लानिंग का मतलब होता है पहले से वर्क को डिसाइड करना, क्या काम करना है। यानी जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो पहले से अपने वर्क डिसाइड कर लिए क्या क्या करना है। और ये कब हो जाना चाहिए? वो इवेंट होने से पहले ही आपको जितने भी प्री वर्क हैं, पहले जितने भी वर्क कराने हैं उस आयोजन में, वो पहले से डिसाइड हो जाने चाहिए और वो पूर्णतया वो स्पष्ट होने चाहिए कि क्या क्या किसको किसको करना है। अगर देखा जाए तो इन सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो द अदर वर्ड इट इज़ द स्ट्रैटेजी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये देखा जाए तो किसी कार्यक्रम को, किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी आयोजन को उसकी रणनीति बनाना तथा व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना, ये क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले डिसाइड कर लो कि क्या क्या करना है। अब जब आयोजन होगा उसके बीच में आप डिसाइड करेंगे तो फिर हौच पौच होगा ना, काम सही नहीं होगा। ये है मतलब, सिंपल आप समझिए। प्लानिंग का मतलब हो गया कि किसी काम को पहले कर लेना। अब मान लीजिए किसी को स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो कैसे, किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, कैसे लोग बैठेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग एम्पायर कौन कौन होगा, कौन कहाँ पे होगा, थर्ड एम्पायर कौन होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये प्लानिंग है, ठीक है। कब करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग में। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में देखिए यहाँ पे दिखा है द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट, द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एंड अदर रिक्वायर्ड थिंग्स आर नोटेड। जो भी उसके पास सोर्सेज हैं और जो चीज़ें और चाहिए वो नोट कर लेता है, लिस्ट बना लेता है, एंड देन अरेंज्ड एज द पर द नीड ऑफ टूर्नामेंट। और जो भी ज़रूरत होगी टूर्नामेंट की, जो भी प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जो चीज़ें हैं वो भी वो नोट कर लेता है, जो चीज़ें नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, वो नोट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? अरेंजमेंट करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी होती है वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो क्या करती है? प्रबंध करती है। प्रबंध खेल आयोजनों का प्रबंध करती है कि कौन कौन से चीज़ लोग चाहिए, कैसे होना है, कब होना है। ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, कौन कौन सा ग्रुप इसमें इंक्लूड होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, प्री वर्क और ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस कमेटीज़ असाइन करता है और उनको कंसर्न करता है, फिर उनको इन्फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिए टॉपिक इसमें स्टाफिंग का मतलब यहाँ पे समझिएगा। स्टाफिंग देखा जाए तो ये एक कार्यबल की बात कर रहा है। यानी जैसे कि लोगों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो वो कोई भी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और वो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, तो कोई भी काम होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टाफिंग मीन्स द वर्किंग फोर्स। किसकी बात कर रहा है? वर्किंग फोर्स की, यानी कार्यबल की। लोगों, जो तमाम लोग हों या बहुत सारे लोग हों, उनके कर्तव्यों, उनके जो ड्यूटीज़ हैं उनको देना। इससे क्या होगा? वर्किंग फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि जाहिर सी बात है टूर्नामेंट में जो होने वाले कार्य हैं उनको अच्छे से करना, ठीक है। तो स्टाफिंग में कौन कौन से लोग आते हैं? इन स्पोर्ट मैनेजमेंट द स्टाफिंग इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द ह्यूमन। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ द ह्यूमन की बात करिए, बहुत सारे लोगों की बात मैंने जैसे बताया था। स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? वर्क फोर्स, है ना, वर्किंग फोर्स के रूप में जानते हैं। रिसोर्सेज एंड साइनिंग देम देयर ड्यूटीज़, और उनको उनकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग, और कैसे? उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है। ऐसा नहीं स्टाफिंग में सारे लोगों को जिसको ड्राइविंग आती है उसको ड्राइविंग देना, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, लोगों को आने और जाने की सुविधा देनी है,
ठीक है। एम्पायर है तो उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क देना, और जो भी एक्टिविटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना। बस स्टाफिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्टिंग। देखिए डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग का मतलब निर्देशन करना, बताना, स्टाफ को, जो भी स्टाफ है उसको एक तरीके निर्देशन देना। आप समझते होंगे डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्ट करना, किसी चीज़ को बताना है। डायरेक्टिंग इज़ द नेचर ऑफ एक्सप्लेनिंग द ड्यूटीज़। क्या है? एक्सप्लेनिंग द ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और स्टाफ को, जो स्टाफ है ना, वो जो भी स्टाफ है ना, उसको बताना कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपको कैसे करना है, उसको गाइड करना है ना, गाइड उनको किस तरीके से करना है, अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपको किस तरीके से टैकल करना है। ये सारी चीज़ें सिचुएशन को टैकल करके और पॉसिबल वे अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से अपने टास्क को पूरा करना। अब लास्ट जो टॉपिक है इसमें कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि कंट्रोल का मतलब क्या हो। देखिए कंट्रोलिंग जो बेसिक मीनिंग है कंट्रोल का करने का, नियंत्रण करना है ना। कंट्रोलिंग का मतलब ये तो यही हुआ। इट इज़ द डन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। ये किस दौरान होता है? जब टूर्नामेंट चल रहा हो तब क्या करता है। देखिए तब ये क्या करता है, तब ये करता है इट इज़ डन टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टूर्नामेंट। ये क्या करता है कि जो भी इवेंट चल रहा हो ना, उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देना, उसकी कार्य दक्षता बढ़ा देना, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको अच्छा कर देना। तो ये महत्वपूर्ण है कि उसका वर्किंग जो है वो अच्छा हो जाए, और साथ साथ वो उसकी जो दक्षता है या प्रभावशीलता है वो बढ़ जाए, है ना। आप किसी कमेटी के थ्रू कोई वर्क कराने जा रहे हो और उसकी जो एफिशिएंसी वो अच्छी ना हो, काम करने की जो दक्षता अच्छी ना हो, तो जो कंट्रोलिंग है वो क्या करती है, वहाँ पे जाके उनको बताती है कि भाई आपको इस तरीके से करना है, और जो भी हौच पौच होने वाला है, जो भी गतिविधि में जो भी इधर से उधर हो गया उसको सही करना, इंक्रीज़ करना, है ना। तो दक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखना ये काम है उसका। ठीक है। मान लीजिए आपने पूरा तरीके से एक ऑर्गेनाइज़ किया टूर्नामेंट, और उसमें बहुत सारी सीट्स कम हो गई, यानी बैठने की जो कुर्सियाँ वो कम हो गई, चेयर कम हो गई, तो ये कंट्रोलिंग क्या करता है, वो उसी वक्त काम करना शुरू कर देता है, और वो जो एफिशिएंसी जो आपने बनाई थी प्लानिंग, उसमें हो सकता है आपने प्लान किया हो 100 लोगों के लिए, और 200 लोग आ गए, तो वो वहाँ पे जो कंट्रोलिंग कमेटी वो तुरंत काम करती है और अपनी कार्य दक्षता के कारण और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए वो वर्क करती है। वहाँ पे सीट अरेंज करना, चेयर अरेंज करना, ये सारे काम करते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्पोर्ट में फुलफिल द इमीडिएट रिक्वायरमेंट और नीड्स ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ पे आप साफ लिखा है कि कंट्रोलिंग इवेंट क्या करता है, जब एकदम से ज़रूरत पड़ती किसी चीज़ की और वो भी प्रोग्राम चल रहा हो उस समय, तो ये वर्क पे आ जाती है। आगे की टॉपिक की तरफ बात करें, वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब वेरियस कमिटीज़, बहुत सारी कमेटियाँ भी तो होती हैं, बहुत सारी कमेटियाँ, अब उनके काम कैसे वो करते हैं और उनका प्री ड्यूरिंग और पोस्ट वर्क कैसा है। देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा कमेटीज़ करते क्या हैं। देखिए कमेटीज़ जो होती हैं वो सिस्टमैटिक वर्क करती हैं वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। आप कह रहा है कि कोई आप स्पोर्ट्स इवेंट करें ऑर्गेनाइज, तो वेरियस कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। फॉर्म फॉर सिस्टमैटिक, यानी सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप से और स्मूथ कंडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कमेटीज़ बनाते हैं, है ना। और कंपटीशन और टूर्नामेंट, किसी कंपटीशन को अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है तो बहुत सारी वेरियस कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्पोर्ट्स कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप से और स्मूथ यानी आसानी से, सरलता से उस स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट कराने में हेल्प करती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे की तरफ पढ़ेंगे, देख सकते हैं इसमें एक कमिटीज़ का पूरा स्ट्रक्चर बना है, फ्लो चार्ट बना है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर, ये सबसे ऊपर होता है। ये फंड, एक तरीके से देखा जाए तो फंड भी प्रोवाइड करता है। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आती है। ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी होती है उसमें देखिए पब्लिसिटी कमेटी होती है, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी होती है, रिसेप्शन कमेटी होती है,
डेकोरेशन ट्रांसपोर्टेशन कमेटी होती है, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी, इस तरीके से बहुत फर्स्ट एड कमेटी होती है, ऑफिसर्स कमेटी होती है, ये सारी कमेटियाँ होती हैं। और ये एक बार आप बना देंगे फ्लो चार्ट तो एग्जामिनर आप पे समझ जाएगा कि आपको पता है कि किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो फाइनेंस देता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी को लेता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी हायर करता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। इसमें बहुत सारे कमेटियाँ आती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया पब्लिसिटी। सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी का नाम है। पब्लिसिटी कमेटी क्या करते हैं, देखिए जो वर्ड जुड़ा था प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस टॉपिक में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, तीन तरीके से। प्री मतलब पूर्व में क्या काम करना है ना, पूर्व में। ड्यूरिंग दौरान, यानी एक इवेंट के दौरान, जो दौरान चल रहा हो उस दौरान। और पास्ट यानी बाद में, इवेंट ख़त्म होने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पहली जो कमेटी है इसमें पब्लिसिटी कमेटी। सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको डेट बतानी पड़ती है। अगर मान लीजिए आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आपको डेट बतानी पड़ती है, वेन्यू बताना पड़ता है कहाँ पे है, स्पोर्ट्स इवेंट्स की रूल्स और रेगुलेशन बताने पड़ते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एज कैटेगरी बतानी पड़ती है, कौन से स्कूल इसमें आ सकते हैं, कौन से स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिसिटी कमेटी बताती है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कमेटी देखिए इसका प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, यानी पूर्व में भी काम है, यानी कमेटियाँ कुछ दिन पहले आती हैं, 1-2 दिन पहले, तो उस समय ये काम करती है। बाद में उनको छोड़ने का भी काम करती है, यानी पोस्ट का भी काम करती है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। दौरान भी ये काम करती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, यानी एक जगह एक प्लेयर को, मान लीजिए एक प्लेयर को कहीं कोई इंजरी आ जाए तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, या फिर उनका इवेंट पूरा हो जाए तो वो उनको उस स्थान तक पहुंचाना जहां तक वो रहते हैं। इसी तरह डेकोरेशन कमेटी पहले से अपने वो जो होने वाली चीज़ें हैं, जो इवेंट होने वाला है उसको डेकोरेट कर रहे हैं। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी, यहाँ पे देखें रहने और खाने की व्यवस्था करना, ये सारी कमेटियाँ हैं। उनका प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट एक बार आप पढ़ लेंगे, इसको बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑफिशियल कमेटीज़, ऑफिसर का, ये इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिसमें बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एम्पायर्स होते हैं, जैसे कि इसमें ट्रैक एम्पायर हो गए, है ना, और भी बहुत सारे, जैसे रिकॉर्ड कीपर हो गए, है ना, रिकॉर्ड को टाइम कीपर हो गए। इसी तरह जज होते हैं, है ना, तो ये सारे स्ट्राइकर्स होते हैं, और भी सिक्योरिटी के लोग होते हैं इसी में आते हैं, जो कि देखते हैं पूरी तरह। लैब स्कोरर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट एड कमेटी, इसमें देखिए डॉक्टर वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, डॉक्टर्स होते हैं। फाइनेंस कमेटी देखिए फाइनेंस देखती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो एक बार आप देख लेंगे ना तो ये आपको समझ में आएगा। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, देखिए ये चीज़ें इन्होंने अलग से दी हैं, मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे इवेंट्स से रिलेटेड जो कमेटियाँ हैं उनका प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट बाद में भी काम होता है, तो ये बाद में। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट यानी वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या है, देखिए टूर्नामेंट एक तरीके की सीरीज़ है। अंततः एक टीम जीतती है और बाकी सी में निकल जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, देखिए टूर्नामेंट, ए टूर्नामेंट इज़ दैट टाइप ऑफ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच वन टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूजेज द मैच। जो बाकी टीमें हैं वो हार जाती हैं, यही टूर्नामेंट है। यानी एक टीम जीतेगी, बाकी टीमें हार जाएंगी, इसी को हम टूर्नामेंट बोलते हैं। अच्छा, इसके अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस से क्या, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व है। अगर टूर्नामेंट अगर होंगे तो क्या होगा, स्किल्स डेवलप होंगी। किसी प्लेयर्स की स्किल तभी डेवलप होते हैं जब वो बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स खेलता है। और प्रैक्टिस पे तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करना है तो टूर्नामेंट्स को, प्रतियोगिताओं में आपको परफॉर्म करना है। सिलेक्शन, प्लेयर्स का सिलेक्शन भी अपर लेवल पे होता है। अगर वो अच्छे टूर्नामेंट में खेलेंगे, आपने देखा होगा आईपीएल में कुछ प्लेयर खेलते हैं तो आईपीएल में खेलने के बाद उनका सिलेक्शन सीधे इंटरनेशनल मैचेस में भी हो जाता है, तो प्लेयर का सिलेक्शन। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। रिक्रिएशनल और लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब डेवलप होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है टूर्नामेंट के। अब यहाँ पे सोशल क्वालिटीज़, लोगों से मिलना, है ना, उनके साथ कोऑपरेशन करना, फिर साथ साथ जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, है ना, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सोशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कितने तरीके के टूर्नामेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा होता है लीग का एक नाम और है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग का एक नाम और है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लीग का एक नाम और है। और इसके बाद है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और लास्ट में है चैलेंज आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ना है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब हम पढ़ते हैं
नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट कहते किसको है? नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब होता है कि आपको एक चांस मिलेगा, अगर जीते तो नेक्स्ट राउंड, हारे तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम विच इज़ वंस डिफीटेड, एक बार अगर हार गए ऑटोमेटिकली गेट्स द एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट, अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे पूरे टूर्नामेंट से। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में एक टीमें दी हुई हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए 4 टीमें हैं, 1 2 3 4, तो 1 ने 2 के साथ मैच खेला, 3 ने 4 के साथ मैच खेला और 1 यहाँ पे विनर हुआ पहले में। 3 और 4 में जो मैच हुआ उसमें 3 विनर हुआ, तो 2 और 4 वो हार चुके हैं, तो एलिमिनेट हो जाएंगे टूर्नामेंट से, वो नहीं खेल पाएंगे दोबारा दूसरा मौका, ठीक है। और 3 और 1 में, इसमें 1 जीता तो 3 जो है वो बाहर चला जाएगा और उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस खेल की एक खास बात है। तो इस तरीके के टूर्नामेंट कैसे खेले जाते हैं? उसमें एक ही मौका मिलता है और अगर आपको एक मौके में अगर आप जीते तो नेक्स्ट राउंड, मतलब आपको जीतना है। हार गए तो कहीं भी हारेंगे, किसी भी श्रेणी में, किसी भी राउंड में, चाहे आप पहले वाले मैच हारें या सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, कहीं भी हारेंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके के टूर्नामेंट को क्या बोलते हैं हम? नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसको ओलंपिक टूर्नामेंट के नाम पे भी जानते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओलंपिक टूर्नामेंट किसको बोलते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट। अब अगले टूर्नामेंट की बात करें, अगला जो टूर्नामेंट है, देखिए इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं नॉकआउट के, इसी के साथ हम पढ़ते रहते हैं नॉकआउट के टूर्नामेंट के बेनिफिट। देखिए बेनिफिट क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट लेस एक्सपेंसिव है, यानी कम दिनों में होने वाला है। अब जो टीम डिफीट हो गई, बाहर चली गई, तो तुरंत वो क्या होगा, वो तुरंत मतलब लेस एक्सपेंसिव है, मतलब पैसे कम लगते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ये स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। मतलब आप समझिए कि स्पोर्ट्स में ये नहीं कि आप जो है एक मैच खेलने के बाद दूसरा मैच मौका मिला, अब आपको अच्छा ही खेलना है। अच्छा खेलेंगे तो स्टैंडर्ड बनेगा, प्लेयर्स मेहनत करेंगे कि एक ही मौका है, खेलो तो अच्छा खेलो। वरना अगर आप मान लीजिए दोबारा मौका मिल गया तो हमने सोचा चलो एक बार नहीं तो दोबारा तो जीत ही जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं सेट हो पाता। तो ये कह रहा है स्टैंडर्ड भी सेट होता है। फिर लेस नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। नंबर ऑफ मैचेस यानी मैच खेलने की जो संख्या वो कम होती है। लीग में ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैच खेलने पड़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि ट्रैकमैन और बहुत सारे जो होते हैं एम्पायर, उनकी ज़रूरत कम होती है ना। रिकॉर्ड से उनकी ज़रूरत क्या कि मैच ख़त्म हो गया, कम संख्या में ज़रूरत है, तुरंत जो है इसका फिर। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी समझ लीजिए। देखिए इस प्लेयर के लिए ऐसे टूर्नामेंट अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर में वो खेलते हैं और हार भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी गुड टीम एलिमिनेट हो जाती हैं पहले और दूसरे राउंड में, फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलता, तो वो फाइनल तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा देखिए, देयर आर मोर चांसेस ऑफ वीक टीम। वीक टीम का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो जीत जाएं। कभी कभी क्या होता है कि अच्छी टीम में जो है कमज़ोर टीम को कमज़ोर समझ के उनके साथ खेलती हैं, फिर कमज़ोर टीमों के पास तो हारने उनको पता है कि हम हारेंगे, लेकिन वो कभी कभी हार को जीत में कन्वर्ट भी कर देते हैं, अच्छा खेल जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और अच्छी टीम के लिए वो मेहनत, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी टीम सोचती है कि ये तो हार ही जाएंगे, तो वो मेहनत नहीं करती। तो इसी के साथ इसमें लिखा है कि इसके डिसएडवांटेज में कभी कभी क्या होता है, वीक टीम आगे पहुंच जाती है। अब वीक टीम आगे पहुंच जाती है तो जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वीक टीम वहाँ पहुँच गई फाइनल में और वीक टीम की ऑडियंस वैसे ही कम है, स्ट्रॉन्ग टीम की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और जिम्बाब्वे में मैच हो और इंडिया हार जाए और जिम्बाब्वे जीत जाए, तो जिम्बाब्वे के जो ऑडियंस लोग हैं वो उनको इंकरेज नहीं, और इंडिया वाले भी इंकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया थी और हार गई वो, तो फिर इसलिए इस टीम के ये डिसएडवांटेज हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के। आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे जो आपका टूर्नामेंट टाइप है उसका नाम है लीग, और उसको बोलते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं इसको, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। और इसको मिस्टर बर्गर, BERGER बर्गर ने इसको सोचा था, इमेजिन किया था इसके बारे में, इसी कारण इसका नाम रखा गया बर्गर सिस्टम। यानी अब समझिएगा, लीग बोलते हैं इसको, राउंड रॉबिन भी बोलते हैं और बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। लीग नाम है इसका, राउंड रॉबिन भी बोलते हैं और बर्गर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें हर टीम को एक मौका तो मिलता है हर मैच खेलने का। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1 2 3 4। उसमें क्या था कि हर टीम हर एक से नहीं खेल पा रही थी, 1 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ खिलाया था। इसमें ऐसा नहीं है, 1 2 3 एंड 4 टीम्स है मान लीजिए, तो 1 का 2 के साथ एक मैच, 1 का 3 के साथ एक मैच और 1 का 4 के साथ एक मैच।
इस तरीके से मैच होता है। तो दो तरीके से होते हैं, एक सिंगल लीग, डबल लीग। ये जो हमने अभी ड्रॉ फिक्चर बनाया है ये सिंगल लीग का है, एक मैच एक टीम से खेल रही है एक बार। लेकिन अगर दो दो बार खेले यानी 1 का, देखिए यहाँ पे समझिएगा 1 2 3 4 टीमें हैं, अगर एक बार 1 का 2 के साथ एक मैच, 1 का 3 के साथ एक मैच और 1 का 4 के साथ एक मैच हो तो ये सिंगल लीग हो गया। अगर 1 का 2 के साथ एक बार और हो, 1 का 3 के साथ एक बार और हो, 1 का 4 के साथ एक बार और हो तो ये डबल लीग हो गया। बस समझिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, ये दो तरीके के होते हैं, सिंगल लीग एंड डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है कि एक टीम प्रत्येक एक टीम से एक बार खेलेगी। इसका फॉर्मूला होता है मैच निकालने का n(n-1/2), देख सकते हैं हम। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है इन्होंने कि अगर 7 टीमें हैं तो 7 से 1 माइनस कर दिया और नीचे 2 कर दिया, ये हो गया और ये आ गए 21 मैचेस, है ना। इसी तरह डबल लीग, अब डबल लीग में क्या है, एक टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलेगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एक टीम डबल खेलेगी, डबल लीग इसका नाम है। एवरी टीम प्लेज विद अदर टीम्स ट्वाइस, 2 बार खेलेगी। फार्मूला क्या होगा, n(n-1/2) नहीं है, बस इसमें बस फार्मूले में ध्यान रखिएगा। जो सिंगल लीग का फार्मूला है वो n(n-1/2) है, इसमें (2) नहीं है, सिंगल लीग है ये, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे आप। आगे की तरफ बढ़ें, एडवांटेजेस क्या हैं इसके। देखिए एडवांटेजेस ये हैं, देखिए एक प्लेयर के लिए लीग टूर्नामेंट बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें उसको परफॉर्मेंस दिखाने का मतलब मिलता है। स्ट्रॉन्ग टीम यानी डिजर्विंग टीम जो है वो विक्ट्री करती, जीतती है। लेकिन नॉकआउट में ऐसा नहीं था, कभी कोई टीम जीत सकती है, कोई टीम मान लीजिए वीक टीम भी जीत सकती है। इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और अपनी एफिशिएंसी, अपनी दक्षता, अपनी परफॉर्मेंस आप दिखा सकते हैं ऑडियंस को। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बी मेड पॉपुलर। ये पॉपुलर गेम्स होते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। लोग जो है इनको जानने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं, लोग देखने लगते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे मैचेस आते हैं, टीवी पे ज़्यादा दिन तक आता है और ऑडियंस भी कनेक्ट होने लगती है। फिर आगे लिखा है इसमें कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन नहीं, डिफ़िकल्टी नहीं फेस नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इनफ टाइम होता है। और कौन सी टीम आगे जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, उनको इनफ टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें देखिए लिखा है अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिलती हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया था। और स्पेक्टेटर्स यानी जो ऑडियंस है उनको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है कि बहुत दिनों तक मैच देख सकें। ऐसा उसमें नहीं होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में बहुत दिन तक नहीं देखते हैं, तुरंत फाइनल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे की तरफ डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए अगर आप बात करें कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो डिसएडवांटेज है कि आपको लंबा समय देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये टाइम के हिसाब से लंबा जाने वाला मैचेस है तो लीग टूर्नामेंट, इसीलिए इसमें टाइम टेकिंग यानी इट रिक्वायर्स मोर टाइम। देखा जाए तो दूसरा इसमें कॉस्ट मोर, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है कि टाइम लगेगा तो लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सारी चीज़ें हैं, अरेंजमेंट होगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे और भी ऑफिसर्स को रहने के लिए मैंने जैसे कि बताया अरेंजमेंट करना है ना, तो डिफ़िकल्ट होगा। और एक बार हारने के बाद फिर आपको मौका मिलता है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एक टीम की परफॉर्मेंस एक अच्छी हुई, एक ख़राब हुई, फिर एक अच्छी हुई। तो कभी कभी ये डिफ़िकल्टी होती है कि और लोगों के बीच की ये टीम कर क्या रही है, तो एक तरीके का मतलब डिसबैलेंस देखना। तो एक तरीके का ये देखा जाए तो ये मूड को चेंज करने वाला है इस तरीके का टूर्नामेंट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। देखा जाए तो अगर पैसे कमाने हैं किसी को, पैसे के लिए ये है, व्यवसाय के लिए तो लीग टूर्नामेंट में लंबा समय लगेगा, पैसा इसमें अच्छा आ सकता है। लेकिन कम बजट में अगर आपको कराना है तो नॉकआउट टूर्नामेंट। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हमेशा खेले जाते हैं जोनल और ग्रुप बेसिस पे। देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्ट व्हेन द मैचेस आर टू बी कंडक्ट ग्रुप वाइज खेले जाते हैं ये मैचेस, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है मैं बता दूं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, ये मैंने बनाया और उसमें बहुत सारे राज्य हैं, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं। तो हर राज्य अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल
कि अगर हम अपने देश की ही बात करें, यानी मान लीजिए जम्मू कश्मीर की कोई टीम और खेलने जाए तमिलनाडु सबसे नीचे, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी ना। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट रखा गया कि वो पूरी टीम ना आके यहाँ पे एक मैच करा लिया जाए बगल में, बीच में जगह ऐसी हो जो सारी टीमें एक जगह आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, पूर्व से आ सके, पश्चिम से आ सके, दक्षिण से आ, उत्तर से आ, चारों दिशाओं से लोग एक सेंटर पे बीच में। तो ये टूर्नामेंट 4 तरीके से खेले जाते हैं और ग्रुप वाइज खेले जाते हैं। इसका पहला नाम है नॉकआउट कम नॉकआउट, फिर दूसरा है लीग कम लीग, तीसरा है आपका नॉकआउट कम लीग और चौथा है आपका लीग कम नॉकआउट। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये लीग टूर्नामेंट है ना, तो पहले लीग कम लीग कर दिया। कम का मतलब यहाँ लीग होगा, फिर जो विजेता होगा फिर उसके बाद लीग होगा उसके साथ जो विजेता टीम है, फिर लीग होगा, लीग के साथ फिर लीग होगा, लीग में जो टीमें जीती हैं उनके साथ भी लीग के बाद मैच होगा, फिर नॉकआउट होगा, लीग होगा और लीग होगा फिर नॉकआउट। ये 4 तरीके से हैं, ये याद रख कर लीजिएगा आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट की बात कर लेते हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट में भी 4 जोन डिवाइड करे जाते हैं। जोन कैसे डिवाइड करना है, देखिए आप देख सकते हैं इसका ड्रॉ फिक्चर। देखिए ड्रॉ फिक्चर में आपने देखा होगा कि इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए क्या किया इन्होंने, जोनल बेसिस पे इसको ड्रॉ किया, 4 जोन बना दिए, A, B, C और D इस तरीके से, क्योंकि नाम है इसका नॉकआउट कम नॉकआउट। तो पहले नॉकआउट के मैचेस हुए, देखिए मैंने बताया था नॉकआउट में 1, 2, 3, 4 ऐसे बना के 4, फिर इसके 1 से 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब जो विजेता आगे कर दिया, किसी को भी आप विजेता कर सकते थे आपके अपने अकॉर्डिंग, फिर 1 को कर दिया। इस तरीके से इन्होंने ABCD किसी एक को जिता दिया, भाई जो जीतेगा, जोन A में A जीता, जोन B में B जीता, जोन C में C जीता, जोन D में D जीता। ठीक है, यहाँ पे जोन लिखे हैं। अब इन जोनों के बीच जो मैच हुआ, ठीक है, ABCD, ये जो जोन है ABCD, इनके बीच जो मैच हुआ और जो विजेता हुआ उसको हमने बोल दिया नॉकआउट कम नॉकआउट। पहले नॉकआउट के सारे हुए, फिर नॉकआउट के हुए। तो नॉकआउट पहले का क्या नाम था आप देख सकते हैं, पहले का नाम मैं दिखा दूं आपको, नॉकआउट कम नॉकआउट। यहाँ पे देखिए लिखा भी है नॉकआउट कम नॉकआउट। तो पहले नॉकआउट हुए, फिर बाद में भी नॉकआउट होंगे। अब दूसरे में ऐसा नहीं होगा, लीग कम लीग, तो पहले लीग होगा फिर लीग होगा, यानी जो विजेता टीम है वो लीग खेलेंगे। देखिए यहाँ पे पहले, अब लीग में एक मेथड बोला जाता है जिसको स्टेयरकेस मेथड बोलते हैं, स्टेयरकेस मेथड। अब ये मेथड जो है स्टेयरकेस मेथड, इसमें क्या होता है, मान लीजिए 4 टीमें हैं, मतलब 4 टीमें आप अपने लिए हैं, तो हम स्टेयर्स बनाएंगे 3। कितने स्टेयर्स बनाएंगे 3, फिर थोड़ा सा स्पेस देते हुए 2 लिखेंगे लगातार, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे 3 लिखेंगे। तो 1 के जस्ट बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 के जस्ट बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 के जस्ट बाद 4 आएगा। ये हो गया स्टेयरकेस मेथड। अगर आपको ये तो नहीं समझ में आया तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्राइब बॉक्स में मैं भेज दूंगा, स्पेशली इसी के लिए, स्टेयरकेस के लिए, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा तो थोड़ा सा समझने वाला है। तो ये जो वाला टॉपिक अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, स्पेशली कैसे आप बनाएंगे वो, उस कैसे आप स्टेयरकेस के मैच बनाएंगे वो इस तरीके। तो इसमें क्या किया उन्होंने, ऐसे मैच कराए लीग, पहले स्टेयरकेस के मैच कराए। देखिए यहाँ पे स्टेयर्स बन रही है ना ये, तो ये मैच कराने के बाद जो विजेता निकला उसका भी लीग पे कराया, क्योंकि नाम इसका लीग कम लीग। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नॉकआउट कम लीग, तो पहले नॉकआउट के मैच कराए, लेकिन नॉकआउट तो आपको पता ही होगा 1, 2, 3, 4 4 टीमें लेनी है, 4 ही लेनी है, आपको याद रखना है। 4 टीम अगर 3 लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 के पावर में होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, ऐसी टीमें ही लेनी है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या लिखा है, अगला ये क्या है, पहले है नॉकआउट, फिर लीग है, तो जो विजेता है उनके बीच लीग, यानी स्टेयरकेस मेथड है, इस तरीके से कराना है। अगला लास्ट है लीग कम नॉकआउट। तो पहले इन्होंने सारे स्टेयरकेस मेथड पे खिलाए जितने जोन की टीमें हैं, और जो विजेता निकल के आए, देखिए ABCD, जो विजेता निकल के आए वो कहाँ खेलेंगे, नीचे की तरफ। नीचे कहाँ, यानी कि इंटर जोन, इंटर और जोनल टूर्नामेंट ऑफ नॉकआउट बेसिस, इसको इसका टाइप है। आगे की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, प्रोसीजर्स। अब कैसे प्रोसीजर, आप कैसे ड्रॉ फिक्चर्स बनाएंगे, प्रोसीजर फॉर ड्रॉ फिक्चर्स। देखिए ड्रॉ फिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में ड्रॉ फिक्चर्स बनाएंगे, वो देखेंगे। सबसे पहला वाला, इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग। देखिए ड्रॉ फिक्चर जो आपको बनाने होंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, एक सेकेंड।
ठीक है, आप देख सकते हैं ड्रॉ फिक्सचर किस तरीके से बनाने होंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ जिसके इसके लिए। अच्छा देखिए ड्रॉ फिक्सचर्स किस तरीके से बनाना है नॉकआउट टूर्नामेंट में। ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, 22 कितनी देनी है, फिर 22 निकालनी होगी। ईच हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ, मतलब अगर मान लीजिए 10 टीमें हैं तो अपर हाफ में कितनी टीमें जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है 22 को कैसे देना है क्वार्टर में। फिर इसके बाद वाला पॉइंट नंबर ऑफ राउंड, और इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मैचेस कैसे निकालेंगे, यानी 6 राउंड 6 पॉइंट आपको याद रखना है। ड्रॉ फिक्सचर बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेगी, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर टोटल 22 कितनी होंगी, 22 देनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ईच हाफ क्वार्टर में कितनी टीमें, हाफ व क्वार्टर में कितनी टीमें जाएंगी, फिर बाई कितनी दी जाएंगी हाफ व क्वार्टर में, फिर राउंड कितने निकलेंगे और मैचेस कितने होंगे। ये 6 राउंड 6 पॉइंट आपको करने हैं किसी भी ड्रॉ फिक्सचर को करने से पहले। तो सबसे पहले देखिए आपको पता लगाना है कितने मैचेस कैसे 22 कैसे निकालेंगे। देखिए 22 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको टीमें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 15 टीमें हैं तो 22 बताइए। तो हम क्या करेंगे कि इसको 16 से माइनस कर देंगे, यानी 15 - 16 1 बाई। अब हमने 16 से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि ये लिखा है नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 की हाईएस्ट पावर में जाना है। 2 4 8 यानी टीम के अकॉर्डिंग, जैसे 15 टीमें हैं ना तो आपको हाईएस्ट पावर में जाना है। 2 4 8 ये तो कम हो गई, फिर 16 ज़्यादा हो गई तो 16 तक ही जाना है। नेक्स्ट पावर मतलब ये नहीं कि 32, नेक्स्ट अगर हाईएस्ट पावर देखें तो 32 भी है 15 से, लेकिन हाईएस्ट पावर देखा जाए तो जस्ट जो इसके बाद आएगी 15 के बाद वो 16, तो 16 से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अगर ये ना समझ में आया तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा किस तरीके से बनाना है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें आपको समझ। देखिए अगला एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 19 टीमें हैं, मान लीजिए 19 टीमें हैं तो इसका कैसे निकालेंगे, बाई निकालने के लिए हम 2 चेक करेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर जानेंगे। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर विच इज़ इन पावर ऑफ 2 4 8 भी अभी कम है क्योंकि 19 टीमें हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 16 32, 2 की पावर में हम चेक करें 2 4 8 16। अब 16 भी कम है क्योंकि 19 टीम्स हैं। 32 से माइनस कर देंगे हम 19 तो आंसर आ जाएगा आपका 13 22 आ गया। अब 32 से क्यों माइनस किया, क्योंकि 32 से ही माइनस करेंगे क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर में देखना है इस टीम को, माइनस करना है 2 की हाईएस्ट पावर में। अच्छा इसके बाद ईच हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, यानी टीमें अगर कितनी भी हों उनको कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि अगर 11 टीमें हैं तो हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, और बाई ही निकालना है, इसमें बाई ही निकालना है। तो बाई निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, 2 की हाईएस्ट पावर से, तो 2 4 8 और 16 है ना, तो 16 से माइनस कर देंगे 11 आ जाएगा 5 बाई। अब कह रहा अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अपर हाफ और लोअर हाफ में यहाँ दो क्वेश्चन पूछे हैं, बाई निकाल लिए और ये भी निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए फार्मूला होता है NB - 1/2। अपर हाफ में बाई निकालना है तो माइनस करना है, लोअर हाफ में बाई निकालना है तो NB + 1/2, ठीक है। इस तरीके से 3 और 2 के कॉम्बिनेशन, यानी टोटल बाई 5 आई। अब फार्मूले से आपको बताना कि अपर हाफ बाई में कितनी होंगी, लोअर हाफ में कितनी होंगी, ये है। अब आगे की तरफ फिक्सिंग बाई, वर्ड है फिक्सिंग बाई। फिक्सिंग बाई किसे कहते हैं, देखिए फिक्सिंग बाई फिक्स करना, बाई को कैसे फिक्स करना है। तो पहली बाई किसको दी जाती है, लोअर हाफ लास्ट टीम को। सेकेंड बाई किसी को दी जाती है, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। थर्ड बाई किसी को दी जाती है, थर्ड बाई दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। और फोर्थ बाई किसी दी जाती है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। और इसके बाद कह रहे हैं कि कंटिन्यू सेम ऑर्डर पे डिस्क्राइब जैसे किया है ऊपर, ऐसे ही आपको अबाउट डिस्क्राइब करना है। फिर से इसी पिक्चर में आपको कंप्लीट करना है। ये इन्होंने दिया है, देखिए पहली बाई किसको देनी है, नीचे वाले को। दूसरी बाई किसे, अपर हाफ फर्स्ट टीम को। तीसरी बाई लोअर हाफ थर्ड बाई। और फोर्थ बाई किसको देनी है, देखिए यहाँ पे लिखा है भी है। इस तरीके से आपको ड्रॉ पिक्चर बनाना है ना। तो ये एक तरीका है जिन्होंने इसको बताया, ड्रॉ पिक्चर बनाना। ड्रॉ पिक्चर कैसे बनाना है इसका मैं वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आए। अगला देखिए बच्चों,
नेक्स्ट देखिए कैसे लिखा है, नंबर ऑफ मैचेस निकालना। नंबर ऑफ मैचेस निकालने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है। नॉकआउट में आप क्या करेंगे, n-1 कर दीजिए। जितनी टीमें हैं, मान लीजिए 10 टीमें हैं तो 1 माइनस कर दीजिए, 9 मैचेस होंगे। यहाँ पे देखिए 11 टीमें थी, 1 माइनस कर दिया तो यानी कि 10 मैचेस होंगे, 1 कम कर दिए नॉकआउट में। ठीक है, अब हम राउंड कैसे निकालेंगे? राउंड निकालने के लिए आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्या निकाला था, बाई। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ द पार्टिसिपेटिंग नंबर टीम्स ऑफ पावर ऑफ 2। ठीक है, मान लीजिए 16 टीमें हैं तो राउंड कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए 12 टीमें भी होती तो राउंड कितने आते हैं, 4, क्योंकि ये 2 के पावर में ही देख रहा है, उससे अधिक जाना है, समझ लीजिए ये है, समझ लो ये पूरा है एकदम तरीके से। इसको भी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस में करेंगे तो फिर क्वार्टर में चेंज करना। आप देखिए क्वार्टर में कैसे चेंज करेंगे, क्वार्टर में देखिए अगर 28 टीमें हैं तो 7 7 7 7 हो गया, 28 हो गया, 7 14 21 28। लेकिन अगर 29 टीमें हैं, 29 हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 7 सभी में दे देंगे, +1 केवल पहले क्वार्टर में करेंगे। दूसरे क्वार्टर में अगर 30 टीमें आ गई तो हम क्या करेंगे, पहले में देंगे और तीसरे में देंगे 1-1, यानी 8 टीमें यहाँ होंगी, 8 टीमें यहाँ होंगी, 7 7 यहाँ होंगी। अगर मान लीजिए लास्ट वाले में देखिए 34 हो तो देखिए 1 2 3 4, यानी 8 8 8 8 16 24 और 32। अब 2 टीमें बची ना, 32 के बाद 34 हैं टीमें, तो एक यहाँ पे देना है और यहाँ पे देना है, तीसरे बार में आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये तरीका होता है, ऐसे आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ें। नॉकआउट टूर्नामेंट को ड्रा फिक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपको टीमें पता होनी चाहिए। फिर अपर हाफ में डिवाइड करने के लिए क्या फार्मूला है, n+1/2, यानी टीम जैसे मान लीजिए कितनी भी टीमें हों उनको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना है। फिर इसके बाद बाई निकालना है। बाई को कैसे अपर हाफ और लोअर हाफ में निकालना है, जिसका फार्मूला मैंने बताया था, राउंड मैंने बताया था जितने मैचेस जितनी टीमें राउंड होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, 2 के पावर में। और मैचेस के लिए n-1 यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। अब सीडिंग मेथड नया इसमें टॉपिक आ गया है। अच्छा, ये अगर ड्रॉ फिक्सर नहीं समझ में आ रहा है, हम ड्रॉ फिक्सर का अलग से आपको वीडियो दे देंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, पूरे टॉपिक नहीं क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम सीडिंग कहते किसको हैं, देखिए सीडिंग होता क्या है, कभी कभी क्या होता है वीक टीम हार जाती है, वीक टीम हार जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्ट्रॉन्ग टीम वीक टीम से हार जाती है। तो यहाँ पे समझिएगा, जब स्ट्रॉन्ग टीम वीक टीम से हारती है तो उसको सेटबैक लगने का खतरा रहता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मे बी सेटबैक टू द स्ट्रॉन्ग टीम टू अवॉइड दिस सिचुएशन। ऐसे अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, एक उचित स्थान पे, एक राइट प्लेस पे उस टीम को रखा गया ताकि आप उस वीक टीम से ना खेलें और स्ट्रॉन्ग टीम से खेलें। अगर स्ट्रॉन्ग टीम से हारते हैं तो उनको कोई सेटबैक नहीं, उनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक वीक टीम के हारने के बाद क्या होता है, टीम का मनोबल भी डाउन हो जाता है। तो फॉर सेलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम द ऑर्गेनाइजिंग मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड करते हैं। किसको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, अपना जो प्रोग्राम है, जो अपना जो ड्रॉ फिक्चर है उनकी पोजीशन सेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको सीडिंग देते हैं। ठीक है, तो सीडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सेम एज इट होते हैं। सीडिंग भी बाई की तरह ही दिया जाता है। अब कहेंगे बाई क्या है, बाई एक तरीके का मेथड है जिसमें टीम डायरेक्ट सेकंड राउंड में खेलती है, फर्स्ट राउंड में नहीं। इसका मैं स्पेसिफिक वीडियो भेज दूंगा, बना दूंगा, ताकि आपको ये वीडियो में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि लंबा वीडियो होगा थोड़ा सा। अब देखिए स्पेशल सीडिंग, एक वर्ड है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग क्या है, स्पेशल सीडिंग का मतलब होता है कि टीम सीधे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचे। टीम कहाँ पहुंचे, सीधे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ठीक है, अगर स्पेशल वर्ड जुड़ जाए तो आप समझ जाइए टीम कहाँ जाएगी, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक जाएगी। समझ लो कहाँ पे खेलेगी। अब यहाँ पे एक ड्रॉ फिक्चर इन्होंने बनाया है जिसमें वो टीम जो जिसको सीडेड मिला है वो कहाँ पे खेल रही है, कहाँ पे खेली है, इस जगह पे, यानी थर्ड प्लेस पे, यानी पहले 2 उसने नहीं खेले। तो ये है स्पेशल सीडिंग। और पहले अगर देखा जाए, इसको हम देखें तो ये फाइनल हो गया, ये सेमीफाइनल हो गया, तो ये क्वार्टर फाइनल में खेलने आई है टीम। फाइनल, सेमीफाइनल और थर्ड वाली जो राउंड हुआ उसमें खेलने आए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ फिक्चर्स बनाने हैं, साइकिल मेथड का, स्टेयर मेथड का और टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड हमारे इसमें दिया नहीं है, ठीक है, कुछ बुकों में दिया भी है, तो टेबुलर मेथड का भी है। साइकिलिंग मेथड साइकिल की तरह है, इसका स्पेसिफिक वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बनाया है इसका स्पेसिफिक वीडियो अलग से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी तरह इसी का स्टेयर केस मेथड है, ये भी स्पेसिफिक मैं बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट देखिए, इसमें जो टॉपिक है इसमें है आप
विनर कैसे डिसाइड करते हैं, तो विनिंग जो मेथड होते हैं वो दो तरीके के मेथड अप्लाई होते हैं, ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड। अगर ब्रिटिश मेथड में कोई टीम खेलती है तो उसको 2 पॉइंट दिखाई दिए जाते हैं अगर जीतती है, अगर हारती तो 0 और ड्रॉ होता तो 1 पॉइंट। ये तो नॉर्मल है, आप जानते होंगे। अगर ब्रिटिश मेथड हो रहा है, कोई टीम 2 मैच खेलती है और दोनों जीतती है तो उसको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर कोई टीम 2 मैच खेलती है और एक टीम 1 मैच जीती हुई हारती है तो जाहिर सी बात है उसको जो पॉइंट मिलेगा वो एक विनिंग टीम का मिलेगा, है ना। इस तरीके से दिया जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछता है कि 8 टीमें 8 मैचेस खेले और 6 जीते और 2 हारे, तो वैसे देखा जाए तो 8 के अकॉर्डिंग उसको 16 पॉइंट मिलने चाहिए थे अगर सभी मैच जीत जाती, लेकिन वो जीता कितना 6, तो 6 के अकॉर्डिंग उसको 12 पॉइंट दिए गए, 2 पॉइंट उसको ड्रॉ के मिले गए क्योंकि ड्रॉ में मैंने लिखा है कि 1 पॉइंट मिलता है, तो 16। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंटेज जो विनिंग आएगा वो 18.7 आएगा इसके, क्योंकि उसने 6 मैच जीते हैं और 2 ड्रॉ हैं, तो 14 मिले कितने में आउट ऑफ 16। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अमेरिकन मेथड है, इसमें भी क्या करते हैं हम, कुल मैचेस वो अमेरिकन मेथड में क्या है, ड्रॉ का कोई काउंट नहीं होता है, ड्रॉ काउंट नहीं होता है, यानी ड्रॉ के कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो जो जीता यानी 8 मैच हुए और उसमें से 5 जीता। अमेरिकन मेथड में कहा गया कि 5 मैच उसने खेले और 8 मैच खेले और 5 जीते, तो और ड्रॉ का कोई इसमें कोई झंझट नहीं है, तो 5 जीता 8 में से और उसका विनिंग परसेंटेज 62.5 निकल के आया। आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ पॉइंट है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल किसे कहते हैं, इंट्रा का मतलब होता है, देखिए ये लैटिन वर्ड्स हैं। इंट्रा ये ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मीन्स क्या हुआ, इंट्रा मीन्स विद इन, और म्यूरल्स का मतलब वॉल। जो एक्टिविटी वॉल में खेले जाएँ, यानी जो भी गेम एक वॉल, एक दायरे के तहत खेले जाएँ, एक कैंपस के तहत खेले जाएँ। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो और स्कूल के ही बच्चे खेलें, उसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। समझ गए होंगे आप कि अगर कोई कैंपस या स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इंट्राम्यूरल्स में कोई भी बाहर का स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल कैन बी पार्टिसिपेट। तो इंट्राम्यूरल्स का मतलब आप समझ गए होंगे, इंट्रा मतलब होता है विद इन और म्यूरल्स का मतलब वॉल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके ऑरिजिन कहाँ पे, देखिए ये पहली बार यूएसए में, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किया गया 1864 में। यानी जो इंट्राम्यूरल प्रोग्राम है ये बेसबॉल का मैच हुआ, ऑर्गेनाइज़ किया यूएसए में 1864 में। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइज़ हुआ, ये जो मैचेस ऑर्गेनाइज हुआ इसको और भी ज़्यादा मतलब स्टेबलिश करने के लिए 1925 में 1925 में हाई स्कूल में ये स्टार्ट किया, ये मिशन स्टार्ट किया गया, इंट्राम्यूरल डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके बाद देखिए सिग्निफिकेंट देख लीजिए, सिग्निफिकेंट क्या होगा। देखिए सिग्निफिकेंट नॉर्मली आप याद रखिएगा इंट्राम्यूरल में कि ये जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट का। ए गेम फॉर ईच रीच फॉर ए गेम, ये इसका क्या है, मोटो है। यानी एक गेम सभी के लिए, प्रत्येक के लिए, और प्रत्येक गेम सभी के लिए। आप मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में कोई गेम हो रहा हो तो उसको मौका मिलेगा, जाहिर सी बात है, टीम में मौका मिल सकता है। अगर बाहर हो रहा होगा मैच, यानी कहीं दूसरी जगह पे हो रहा हो, तो हो सकता है वो पार्टिसिपेट ना कर सके, लेकिन स्कूल में हो सकता है वो पार्टिसिपेट कर जाए। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो भी डेवलप करता है। गेम पार्टिसिपेट में उसको मौका मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी यही सारी चीज़ें लिखा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट गेम्स। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होती है। ये सारे कॉमन क्वेश्चन, कॉमन वर्ड हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको इंट्राम्यूरल, डेवलप रिक्रिएशनल कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको याद है, डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और नए नए टैलेंट का भी खोज होता है भाई इसमें, आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन्स। और लास्ट में आपको एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ इसमें आती है वो भी आप देख लीजिए, जैसे मेजर गेम्स में कौन कौन से खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, सारे गेम्स आते हैं। बस क्या करना है, कैंपस के ही बच्चे खेलेंगे। कैंपस का मतलब आप स्कूल के ही बच्चे खेलेंगे, उसमें वॉल लग जाती है, मतलब वॉल का मतलब एक स्कूल का दायरा लगे, इसी के अंदर के बच्चे ही खेलेंगे। माइनर गेम्स में देखें जैसे सेक रेस हो गया, है ना, टैग रिंग हो, रोलर स्केटिंग हो गया, रिदमिक हो गया, देखिए रिदमिक में देखिए मार्च पास्ट हो गया, फोक डांस हो गया, ये सारे गेम्स होते हैं। इसमें क्रिएटिव हो गया जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्केच,
फिर है कॉम्बैट वाले गेम, जैसे कि आप जानते हैं बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, ये सारे गेम्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल्स। एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है इसमें, एक्स्ट्रा म्यूरल्स भी लैटिन वर्ड से बना है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, जो आउटसाइड खेले वाले गेम, यानी कि उसमें बाहर के स्कूल आ सकते हैं। मतलब इसमें क्या था, इंट्रा म्यूरल में आपके स्कूल के ही बच्चे खेलेंगे, अब एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या है, बाहर के भी बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है इट मीन्स दैट एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द वॉल। आउटसाइड द वॉल मतलब आउटसाइड द वॉल मतलब कि स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाहरी स्कूल के भी बच्चे कर सकते हैं। इसमें 2 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 और मोर स्कूल्स, यानी उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्कूल और उससे ज़्यादा। तो इंट्रा का मतलब हो गया, मैंने बताया था उसमें इंट्रा का मतलब बताया था विद इन, और इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, और म्यूरल्स का मतलब होगा वॉल्स, और ये लैटिन वर्ड है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। इसके बाद देखिए, जब हम सिग्निफिकेंट की बात करते हैं या फिर हम बोलें कि ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो सेम ही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो देयर परफॉर्मेंस स्पोर्ट कैपेबिलिटीज़, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, दूसरे स्कूल के बच्चों को इम्प्रेस करना, उनके बीच अपना नाम हासिल करना, लोगों के बीच लोग जानेंगे आपको, है ना, टेक्निक्स को समझेंगे, नए रूल्स और रेगुलेशन को समझेंगे, गेम का स्टैंडर्ड सेट होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्हेंस और स्पोर्ट्समैन फीलिंग, जो स्पोर्ट्समैन की जो फीलिंग है वो जनरेट होगी, है ना, जो आपके अंदर अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नए रूल्स जानने की से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में बहुत सारी कम्युनिटी के लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, वेरियस कम्युनिटी, जिसमें क्या होता है चिल्ड्रन, एडल्ट्स, है ना, और सीनियर सिटीजन, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सीनियर, ये एक तो कम्युनिटी के लोग, जितने भी कम्युनिटी हैं उनके लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कम्युनिटी स्पोर्ट्स हो रहा है, उससे होगा क्या, नॉर्मली इसमें होगा क्या कि उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। यहाँ पे देखिए सोशल वैल्यूज़ उनके ब्रांड बनेंगे, है ना, सोशल वैल्यूज़, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो आती है, उनकी साइकोलॉजी यानी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, सेल्फ स्टीम, उनके अंदर मोटिवेशन, वो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी जो हमारी बॉडी है वो भी वर्कआउट कर सकते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स होते कौन कौन से, देखिए स्पोर्ट्स डे, हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। स्कूल के एनुअल कैलेंडर में एक डे डिसाइड किया जाता है वीक में, है ना, 15 डेज़ के लिए, वो उस गेम में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, जैसे आप देखिए मेजर ध्यानचंद के उपलब्ध में, है ना, तो इस तरीके से स्पोर्ट डे मनाया जाता है। जैसे एक और हेल्थ रन कर रहे हैं और अपने चैरिटी के लिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को, सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं कि हम रन करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। रन फॉर फन, देखिए रन के साथ हम अपने आप को हेल्दी रखना और साथ साथ एक मैसेज देना कि देखो फन भी है इसमें, रिक्रिएशनल भी है, यानी कि टेंशन है कि हम रनिंग कर रहे हैं और हम फिट भी रह रहे हैं। ठीक है, हर वर्ग के लोगों के लिए मैसेज है कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, इसलिए ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स बनाए। स्पेसिफिक कोई भी कॉज हो सकता है, नोबल कॉज हो सकता है, कोई नेक काम हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, चैरिटी के लिए हो सकता है, किसी एक जैसे कि इस समय कोविड-19 हो रहा है उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, दौड़ पोस्टर लेके लोगों के बीच मैसेज दे सकते हैं, है ना, स्लोगन्स तैयार करके उनके बीच हम बोलेंगे कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कम्युनिटी स्पोर्ट्स, है ना, यूनिटी के लिए है, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। बहुत सारे रीजन के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक मैसेज देना है कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, इसीलिए एक साथ आएँ, रन करें। ठीक है, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और बहुत सारे गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं, आप सब जानते हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, है ना, या और रीजनल में बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताना कि ये गेम्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लोगों के भी ये मैसेज आना, और ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। जैसे मलखम हुआ, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल में है। ये सारे गेम्स आपको देखने से, सीखने से क्या होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और रिक्रिएशनल और आपकी सोशल वैल्यू भी बढ़ती है। इस प्रकार से ये चैप्टर, ये यूनिट बोलें फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसमें से जो ड्रॉ फिक्चर्स हैं उनका जो वीडियो है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप इसको बना के आप पे पोस्ट करने की। तो मुझे लगता है कि अब वीडियो को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।